MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, आज जबरदस्त बवाल हुआ है क्योंकि एक बार फिर असद उद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। लेकिन उस बवाल को, उस भड़काऊ भाषण को योगी आदित्यनाथ ने कहा है सब कुछ शांत कर देंगे। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि कानून का पालन करें, नियम कायदे से चलें, नहीं तो कार्रवाई सख्त होगी। लेकिन अब ओवैसी मैदान में आ गए और ओवैसी एक बार फिर आई लव मोहम्मद विवाद को तूल दे रहे हैं और फिर से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। आज ये आप देख रहे हैं जिस मौलाना तौकीर को योगी की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके समर्थन में आज कैसे लोग सड़कों पर उतरे। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे नारेबाजी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं मुंबई में अब, यानी एक तरफ यूपी में माहौल शांत हुआ तो अब लोग मुंबई में सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, इन लोगों की रैलियां निकाली जा रही हैं और ये चिंगारी भड़काने की कोशिश है जिससे देवा भाऊ की सरकार भी पहले से ही सचेत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, यूपी में माहौल शांत है और आज जुमा था। जुमे की नमाज से पहले देख रहे हैं आप, ये बरेली में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और कहा कि अगर गड़बड़ी की गई तो फिर इसी तरह से सबक सिखाया जाएगा। यानी योगी फोर्स ने कह दिया है कि कोई भी दंगा करने वाला बाहर ना निकले क्योंकि सड़कों पर पुलिस है। संवेदनशील इलाकों को सुपर जोन में रखा गया है ताकि वहां और पुलिस का पूरा भारी जत्था आपको दिखाई। अब मैं आपको बताता हूं, आज जुमे का दिन था, नमाज हुई थी, लेकिन पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। देख रहे हैं यहाँ पे शहर भर में, दिखाइए जरा इसे, कहां कहां पर ड्रोन अलग अलग जगह पर निगरानी कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। यानी इधर योगी की पुलिस सड़कों पर है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और उधर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। संभल में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध तरह से निर्माण किया है उसको जमींदोज किया जा रहा है और ये कार्रवाई बरेली में भी चल रही है। यानी एक तरफ बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनका क्या हाल किया देख रहे हैं आप। ये कैसे माफी मांग रहा है, सुनवाता हूं आप। मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री साहब मुझे माफ कर दो, योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपके। जिस जमीन पर पत्थर बरसाने की साजिश हो रही थी, जहां जुमे की नमाज के बाद दंगाइयों ने तांडव मचाया था, उस इलाके में योगी ने इतनी फोर्स उतार दी कि भड़काऊ मौलाना मौलवी अंडरग्राउंड हो गए। योगी फोर्स ने इस बार कोई चूक नहीं की, पूरे शहर को सुरक्षा कवच में जकड़ लिया। मस्जिदों के सामने पुलिस तैनात रही तो आसमान में ड्रोन कैमरे दंगाइयों पर नजर रखते रहे।
शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट बाहर से भी आए हुए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही, कहीं छतों पे पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक और दंगाई खामोश हो गए हैं, दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना अब भी हिंसा की आग में घी डालने की जुर्रत कर रहे हैं, जिसकी आवाज योगी तक पहुंच गई है। अब मैं आपको बताता हूं इन लोगों की साजिश क्या है दर्शकों, और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कैसे ओवैसी भड़का रहे हैं। बरेली में हिंसा भड़काने वाला मौलाना तौकीर जेल में है और अब ओवैसी ने आई लव के मुद्दे को हवा दे दी। ओवैसी ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। देख रहे हैं यहां पे ओवैसी ने कहा कि हमसे हमारी मस्जिद छीनी जा रही है, आई लव मोहम्मद कहने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस देश में आई लव मोदी कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, ये ओवैसी कह रहे हैं। आखिर आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? वो कहते हैं आई लव मोहम्मद कहने पर विरोध क्यों किया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा बरेली में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। कुछ वीडियोस में पुलिस लाठीचार्ज करती है और कुछ लोग लाठी बरसाने वाली पुलिस पर फूल बरसाते हैं। ओवैसी ने पोस्टर का जिक्र किया और सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद के अलावा किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। अगर पोस्टर लगाते हैं तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। साथ ही मुसलमानों से ओवैसी ने परेशान ना होने की भी अपील की है। लेकिन ओवैसी ये भूल गए कि यूपी में भड़काऊ प्लान पुलिस और योगी आदित्यनाथ कामयाब नहीं होने देंगे। बरेली में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ? 80 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, ये कार्रवाई जारी है, बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन कैसे असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं और योगी आदित्यनाथ शांत कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम, मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। लेकिन भारत में अब भी कुछ लोग हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं और कैसे सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, सुनिए जरा। जहां शांति प्रिय तौर पे लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात तो सुन सकती थी। और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें आई लव राम जी, आई लव महादेव जी, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत है किसी पर? दंगे पर तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं और उनकी बेटियों को मुजाहिद बना रहे हैं, जिहादी बना रहे हैं। यही है वो चेहरे, देख लीजिए आप, और इनकी पूरी तैयारी है। और इनकी क्या तैयारी है ये जो आप देख रहे हैं, यही इनकी डायरी से खुलासा हुआ है। डायरी दिखाइए, ये है वो डायरी, और इसमें जो उर्दू में लिखा है मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, जिहाद की तैयारी, जिहाद की सेना की तैयारी। लेकिन ये जो काली डायरी है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है और आज हम खुलासा करने वाले हैं। कई खुलासे हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। मुजाहिदीन आर्मी का प्लान एक्सपोज हो गया है दर्शकों, ये आप देखिए,
पहला खुलासा बता रहा हूं, यूपी में मुजाहिदीन आर्मी के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यही है वो, देख लीजिए। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया? मुजाहिद बेटियां किताब के जरिए मासूमों को बहलाने की कोशिश थी और मुस्लिम लड़कियों को मुजाहिद आर्मी बनाने की साजिश थी। इतना ही नहीं, यूपी के सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर तक इन लोगों का नेटवर्क था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी के अलावा गिरोह का सरगना मोहम्मद रजा केरल को अपना ठिकाना बनाए हुए था। अब मैं आपको बताता हूं खुलासा नंबर 3, मुजाहिद आर्मी के सदस्य को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। सरकार को हटाने, शरिया कानून लागू करने की इन लोगों की योजना थी और आरोपी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए लिंक भी सामने आ गए और कट्टरपंथी खासकर हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की योजना बना रहे थे। यह खुलासा नंबर 5 है, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया जाए। सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए युवाओं को गैंग में भर्ती किया जा रहा था, भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाते, जिहाद के लिए लोगों को उकसाया जाता और कट्टरपंथी अलग अलग जगह पर सीक्रेट मीटिंग करते थे। आप सोचिए जरा, मुजाहिदीन आर्मी के लोग बैठक करते थे। इनकी एक बैठक अमेठी में हुई, उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक चैट मिली हैं और कई ग्रुप्स मिले हैं। 8वां खुलासा बता रहा हूं, देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की ये योजना बना रहे थे। सोचिए आप जरा, हथियार खरीदने और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फंड जुटा रहे थे। पूछताछ में खाते और चंदों के स्रोतों की जानकारी भी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टरमाइंड रजा की काली डायरी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कई कोड वर्ड्स हैं। इसी काली डायरी से एक एक खुलासा हो रहा है और यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर इनका प्लान था तो क्या ये कामयाब होने वाले थे? सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। ये लोग रिक्रूटमेंट ड्राइव में थे, किसके? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत हों, ऐसी लड़कियों को ये रिक्रूट करने की फिराक में थे और इन्होंने एक पुस्तक तैयार की थी, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, और इसको सोशल मीडिया पे इस पुस्तिका का प्रचार प्रसार करा रहे थे। और ये जो एक संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लड़कियों को वर्गला करके इस्लाम की मुजाहिद बेटियां इस नाम से उत्प्रेरित करना, ये अपने में ही एक कुंसित और एक बहुत ही निकृष्ट और राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। इनके सपोर्ट सिस्टम को नेस्तनाबूद करें, फाइनेंशियल सिस्टम्स को बिल्कुल कब्जे में लें और इनको बुरी तरीके से मिट्टी में मिला दें। ये मुजाहिद आर्मी है, लेकिन दर्शकों कई लोग हैं जो अब भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखें बंद हैं। उनको ये तस्वीर दिखा दूं, भोपाल में लव जिहादी मजहर, कैसे वो अपना नाम बदलता है, हिंदू लड़कियों को फंसाता है और कैसे पूरा जाल बुनता है, इसका खुलासा हो गया। और जब मैं आपको बताने वाला हूं जो तस्वीर, उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि देश में कट्टरपंथियों का नेटवर्क चारों तरफ फैल चुका है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपको दिखाया था कैसे बरेली में हिंसा को भड़काया गया, यूपी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद उपद्रवियों का इलाज उसी स्टाइल में हुआ। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दंगाइयों की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन इन कट्टरपंथियों का ये खेल खत्म नहीं हुआ है। इनका गिरोह बहुत बड़ा है। ये साजिशन हिंदुओं को टारगेट करने के लिए अब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और भोपाल में एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम है मजहर खान। वो पहले अपना नाम बंटी बताता है। सोचिए जरा, एक महिला को अपने जाल में फंसाता है और फिर होटल ले जाता है, जिसकी भनक लगने के बाद हिंदूवादी संगठन होटल पहुंच गए। यही है वो। लव जिहादी मजहर खान को दबोच लिया और फिर सरेराह उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक बंटी फिटनेस ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है। उसने अपना नाम बंटी बताकर युवतियों से दोस्ती की है। दोनों की मुलाकात जिम में हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद मजहर युवती को लेकर होटल चला गया, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन आप लोग सोचिए जरा, ना जाने कितने मजहर बंटी बनकर यूं ही घूम रहे हैं और बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है और देशवासियों को यह संदेश सुनना चाहिए। समाज तोड़क,
समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। देखा दर्शकों आप कैसे योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते। उनमें से कुछ लोग जेएनयू में कल जुलूस के दौरान पत्थर चलाए गए, लेकिन ये पत्थर क्यों चले, किसने चलाए, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, ये जेएनयू कैंपस है जहां पर एबीवीपी का छात्र संगठन जुलूस निकाल रहा था, डीजे बज रहा था, सुनवाइए जरा, और इसी दौरान वहां पर हिंसा हुई। यहां पर योगी आदित्यनाथ का गाना बज रहा है और देख रहे हैं आप, इसी दौरान विसर्जन हो रहा था, लेकिन तभी कुछ देर बाद बवाल होने लगा। आरोप यह लगाया गया कि दूसरे छात्र संगठन के लोगों ने इन लोगों पर चप्पल बरसाए, पत्थरबाजी की। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जो पत्थरबाजी के सबूत हैं वो ये हैं। ये आप देखिए, सुनिए जरा, ये कैसे बता रहे हैं कि पत्थर बरसाएगा, सुनवाते हैं जरा। इन जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, ट्रेनों के कुछ साथ माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरे को, कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वामपंथियों को पहचानिए जो बार बार। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जो दूसरे छात्र संगठन है उनका दावा है कि यहां पर एक रावण बनाया गया जिसमें शर्जील इमाम और अफजल गुरु जैसे लोगों को दिखाया गया। इसी रावण के पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ गया और उसके बाद कैसे हंगामा हुआ है, कैसे बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, आइए जरा आपको बता दें। ये आप देखिए, जेएनयू में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। जानबूझकर प्रतिमा विसर्जन का वामपंथी छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद अभद्र नारेबाजी की और पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना में कुछ छात्रों को चोट भी आई है और कई घायल हो गए हैं, जबकि जेएनयू प्रेसिडेंट नीतीश ने इन आरोपों का खंडन किया है। जेएनयू प्रेसिडेंट ने कहा, धार्मिक भावनाओं के नाम पर राजनीति हो रही है। आरोप है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला जलाया गया, इसलिए एबीवीपी के पुतला दहन कार्यक्रम का विरोध किया गया। वो इसी पुतले की बात कर रहे हैं, जिसके बाद साबरमती टी पॉइंट पर एबीवीपी वालों को चप्पल दिखाई गई। दरअसल रावण के जिस पुतले में शर्जील इमाम और उमर की तस्वीर लगाई गई थी दर्शकों, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसे हॉस्टल के छात्रों ने बनाया था, जिसे शेयर किया जा रहा है। पोस्टर में उमर को अर्बन नक्सल बताया है और शर्जील को अलगाववादी बताया गया है, और इसी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था। सुनिए जरा छात्रों का इस पर क्या कहना है। उन्होंने हम पे हमला किया है, ये केवल हम पे हमला नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट पे हमला किया गया था, और वो लोग हमारी धर्म पे, जो हिंदू धर्म है, उनकी आस्था पे उन्होंने डिवोटीज पे हमला किया। तो वो किसी पार्टिकुलर अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो माँ दुर्गा के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा में जब आप भीड़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी एक विचारधारा के लोगों का नहीं। इन लोगों ने महिषासुर पे नारे लगाए, जैसे महिषासुर जिंदाबाद, और ये लोग दुर्गा माँ को चप्पलें दिखा रहे थे। इनसे ये शो होता है कि जो ये थ्योरेटिकली बात करते हैं मेल शोविनिज्म, पेट्रियार्की हटाने की, ये बस थ्योरेटिकली ही बात कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये हमेशा पीछे होते हैं। तो इनसे ये समझ आता है कि इनकी जो पार्टियां हैं उनमें कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है।
एओपी का एक जेएनयू एओपी लेड जेएनयू वहाँ पे एक कॉल देता है कि वहाँ पे एक रावण के रूप में माओइज्म, नक्सलिज्म, बसवा राजू, चारू मजूमदार इनका पुतला दहन करेगा। तो उसके प्रोटेस्ट में ये लोग कॉल देते हैं कि बराक हॉस्टल में ये भी उसका रेसिस्टेंस करेंगे। लेकिन जैसे वहाँ से दुर्गा पूजा का प्रोसेसन गुजरता है टी पॉइंट पे, वो अपना प्रोटेस्ट का साइड अचानक से चेंज करते हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं मैं पीओके, जहां पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान की सेना का, और मुनीर और शहबाज टेंशन में आ गए, उनकी सेना भाग गई है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा कैसे पीओके में सेना के जवान, ये पाकिस्तानी सेना है, ये गोलियां बरसा रही है। देख रहे हैं आप, ये गोलियां अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के वाहन हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने कह दिया है कि अगर आर्मी यहां पर आई तो उसे मार के भगा दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कहा गया वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को वहां के लोगों ने घेर लिया। देख रहे हैं आप, ये कैसे डंडे से पिटाई हो रही है। दिखाइए जरा, सुनवाइए। बेटा, ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये कश्मीर के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा, ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद नहीं है, ये पहाड़ है और यहां पर नहीं जीत सकते। और शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं आप, ये ड्रोन से तस्वीर ली गई है। आप इसमें देखेंगे तो रैलियां निकाली जा रही हैं और ये पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का हुजूम है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन इधर आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी को मार के भगा दिया और उनके कपड़ों की सेल लगा दी। उनके जो हथियार हैं वो 10-10 रुपए में बिक रहे हैं। देख रहे हैं आप, कहीं किसी का हेलमेट है, कहीं टी शर्ट है, कहीं पाकिस्तानी आर्मी है और पुलिस के यहां पर शील्ड्स भी हैं। इन्हें 10-10 रुपए में बेचा जा रहा है। नए कपड़े बदल कर बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए और इस वजह से पीओके में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। लेकिन इसका असर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो पत्रकार इसे कवर कर रहे हैं उनकी पिटाई कर दी गई। सुनिए जरा। तो यहां पर पिटाई की जा रही है और इधर विरोध तेज होता जा रहा है। झेलम घाटी से रावलकोट तक कैसे नारेबाजी की जा रही है, सुनवाइए जरा। इतना ही नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं पाक सेना के पुल पर ये पत्थर लगाए गए थे, इसे प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सेना फिर से यहां पर आई तो उसे ऐसे ही भगाया जाएगा। अपने कब्जे में लेकर यहां पे पहुंचा दिया और ये मशीन जिसने सड़क बंद की थी वही मशीन सड़क खोल रही है। अब इस मशीन को साथ रखते हुए मुजफ्फराबाद तक ले जाया जाएगा। ये प्रदर्शन ब्रिटेन में भी पहुंच गया। पाक हाई कमीशन के सामने यह विरोध किया जा रहा है और इस विरोध का सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है क्योंकि पीओके में विद्रोह तेज हो गया है। पीओके में हिंसक आंदोलन के बाद पाकिस्तानी सेना भाग रही है। पहले सेना ने पीओके के नागरिकों पर गोलियां बरसाई, कई नागरिकों की जान चली गई। अब पीओके के लोग सेना पर हमला कर रहे हैं, सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। मुनीर की सेना पीओके छोड़कर भाग रही है।
पीओके के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना पिट रही है। साफ है आतंकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं दर्शकों कि आखिर पीओके में क्या हो रहा है और कैसे पाक सेना वहां से भाग रही है। पीओके में 28 सितंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है दर्शकों, और मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों के सीने पर गोली चला रही है। अब तक 14 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है और सेना की कार्रवाई से नाराज लोगों ने सेना पर हमला बोल दिया है। पीओके के लोगों ने पहले सैनिकों को बंधक बनाया, फिर उनकी जमकर पिटाई की और पाक सेना की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। पीओके की जनता के हिंसक प्रदर्शन के आगे सेना ने घुटने टेक दिए हैं। तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना पीओके से भाग रही है। चाहे कोटली हो, रावलकोट हो, झेलम घाटी हो, वहां से लोग मार्च निकाल रहे हैं और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी कूच किया जा रहा है। पीओके में पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर पत्रकारों की पिटाई कर दी गई है, जबरदस्ती उन्हें पीटा गया है। यानी शहबाज सरकार पीओके का सच उग्र प्रदर्शन छिपाना चाहती है, इसलिए अब पाकिस्तान के पत्रकारों को टारगेट पर लिया जा रहा है। और पीओके में सेना के अत्याचार भारत को लेकर बार बार सामने आए हैं, इसलिए भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, पीओके में नागरिकों पर पाक सेना जुल्म कर रही है। पाकिस्तान की दमनकारी नीति और संसाधनों की लूट से पीओके के लोग खासे आक्रोशित हैं। और भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे पाकिस्तान के पत्रकार सामने आए, सुनिए जरा। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है, जहां पर मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद, वहां के प्रेस क्लब में भी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के लोग भेजे थे, जिन्होंने वहां जाके जो जर्नलिस्ट जो है वो कवर कर रहे थे वहां पे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको, उनको मारपीट की है। और उस चीज की भी फुटेजेस जो हैं सबके सामने हैं। और उसके बाद जी तलाल चौधरी साहब जो PMLN के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आके जी एक माफी मांग ली कि जी गलती हो गई। उसके ऊपर जर्नलिस्ट बिल्कुल इनकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो कुछ आजाद कश्मीर या पीओके में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती, हर बार उन्हें झूठ। अगर भारत की नजर कश्मीर पे ना होती तो शायद गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर वालों का वही हाल करती जो KPK और बलूचिस्तान के लोगों का करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर आप लोग देखते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो उस डर खौफ के मारे ये उन लोगों के ऊपर उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद कई लोगों की जानें गई हैं और उसके ऊपर मेरा ख्याल है इस बार बहुत टफ पड़ेगा इनको। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। अब दर्शकों, पाकिस्तान कैसे परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ पीओके में प्रदर्शन और इधर TTP ने पाक सेना का जीना मुहाल कर दिया। देख रहे हैं आप, इस ट्रक को बम से उड़ा दिया है। दिखाइए जरा कैसे TTP पाकिस्तानी सेना को निशाने पर ले रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, ये आप देख रहे हैं पाक सेना पर हमले का वीडियो। ये एयरगन है जहां हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और ये TTP ने जारी किया है। जंगी बमाने बैतुल्लाह मसूद कारवान बमाने बैतुल्लाह मसूद कारवान बमाने। ये आप देखिए दर्शक, ये पीला ड्रम है और पाक सेना की मौत का फरमान इसी पीले ड्रम से जारी हो रहा है। और इसकी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, अब कैसे TTP ने पीले ड्रम का इस्तेमाल किया। नीला ड्रम आपने सुना होगा, लेकिन अब पीला ड्रम आ गया। ये आपको दिखा रहा हूं।
एक पाक सैनिक की मौत की खबर है और पीले ड्रम में ब्लास्ट कर दिया गया। दिखाइए जरा। रोड पुल देखो, रोड पुल अलीफोन दाऊद सा मालूमाती का दक्षे है एक सा और रोड पुल देखो, रोड पुल अलीफोन दाऊद सा मालूमाती। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि टीटीपी कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा रही है और शहबाज मुनीर की नींद उड़ा रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी विद्रोह हो रहा है, दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे। और इधर ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में संघर्ष जारी है। ये पाक आर्मी की गाड़ी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। टीटीपी ने क्वेटा में हमले की जिम्मेदारी भी ली है और ये जो हमला है यही वो हमला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 सितंबर को सैनिकों की बस को बम से उड़ा दिया गया और खबर है कि इसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नए तरीके से पाक सैनिकों को टीटीपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। टीटीपी ने पीले रंग के एक ड्रम से पाक सेना को धमकी दी है जो हमने आपको दिखाया और टीटीपी पीले रंग वाले ड्रम बम से सैनिकों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान के सांसद भी पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। कामरान मुर्तजा ने पाक संसद में सवाल किया है, क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है? क्योंकि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाक सेना का यह हाल हो रहा है, यानी उनका नियंत्रण नहीं है। केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सेना सिमट कर रह गई है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर रहा, डर लग रहा है उन्हें। यहां पर विद्रोही गुट के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है दर्शकों, और नेशनल असेंबली और सूबों में चुने हुए लोग सड़कों पर चल नहीं सकते हैं। और पाकिस्तानी सरकार और सेना क्या कर रही है वो सवाल पूछ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इस समय पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी सांसद मुर्तजा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है, अब सुकड़ गई है। वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आके हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहां पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे आप जो है ना घर में बैठी हुई औरतों और दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ करेंगे तो क्या उसके बाद वो अवाम की तरफ से आपके पास फूल आएंगे? क्या ये बलोच अवाम या पश्तून अवाम आपके गले में जो है वो हार पहनाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप नफरत बो रहे हैं, नफरत काटेंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं इस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किसने किया? भारत ने। अभी आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस तबाह किए हैं, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इधर टीटीपी हमला कर रही है और इधर पीओके में जबरदस्त विद्रोह हो रहा है और पाकिस्तानी सेना को आज भारत की सेना ने आखिरी वार्निंग दे दी है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है दर्शकों। सैनिकों को संबोधित करते हुए आज सेना प्रमुख ने कहा है इस बार ऑपरेशन सिंदूर एक जैसा संयम नहीं रखेंगे। ऑपरेशन 2.0 में कुछ ऐसा करेंगे जिससे पाक को सोचना पड़ेगा वो दुनिया के भूगोल पर रहना चाहता है या नहीं, सोच ले। क्योंकि पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद रोकना होगा, वरना भारत इस बार संयम नहीं दिखाएगा। अगर हमें फिर उकसाया तो हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस बार भारत का एक्शन इतना ताकतवर होगा कि पाकिस्तान यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश भी दे दिया है। कहा कि उन्हें जल्द ही एक और मौका मिल सकता है। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के प्रोपोगेंडे की आज पोल खोल दी है। एपी सिंह ने कहा है पाक मनोहर कहानियों जैसे दावे करता है। पाक भारत के जेट गिराने के झूठे दावे करता है। ये कहानियां हैं। अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वो दिखाए ना दुनिया को। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए, जिसमें F-16 है, JF-17 है, और भारत ने बता दिया है कि वो कितना ताकतवर है। अब मैं आपको बताता हूं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम
आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इन हमलों के कारण कम से कम 4 स्थानों पर रडार, 2 स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 जगह पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 3 हैंगर भी नष्ट किए और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान भी तबाह किए गए। देखा दर्शकों आपने, इधर पाकिस्तान की हालत पस्त होती जा रही है, उधर भारत की लगातार तारीफ हो रही है और एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। दिखाते हैं आपको, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बॉन्डिंग की चर्चा हो रही और ये हमने हाल ही में चाइना में देखा था, जब बंद कार में कई घंटे तक उनकी बातचीत हुई थी। आपको बताऊंगा आगे क्या कहा है पुतिन ने, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की हालत आपको दिखाता हूं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं। वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं, सुनवाता हूं पहले आप। to us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and you worked very hard. अब दर्शकों ये जो वीडियो है ये डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात कर रहे हैं वो भी उनका मजाक उड़ाने लगे। आइए जरा आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ ग्लोबल मंच पर हुई। इस बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। वल्दाई डिस्कशन क्लब में पुतिन ने मोदी को महान नेता बताया। पुतिन ने कहा मोदी हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। ट्रंप टैरिफ पर भी पुतिन ने मोदी के स्टैंड को सही बताया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं और पुतिन ने कहा मैं पीएम मोदी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूं। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक मोदी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो भारत और रूस के दोस्ताना संबंध को नीचे ले जाएगा। एक तरफ दुनिया के नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। दर्शकों, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के एक मंच पर ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। इसका पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है और सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। वीडियो में अल्बानियाई पीएम एडी रामा ने पहले मजाक उड़ाया। उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया युद्ध से सुलझाने के दावे पर तंज कसा। युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है। एडी रामा की बात पर फ्रांस के राष्ट्रपति, ये देख रहे हैं आप, इमैनुअल मैक्रो भी हंस पड़ते हैं। उसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। वो भी देखिए कैसे ठहाका लगा रहे हैं। ट्रंप पहले भी कई देशों के बीच युद्ध विराम का दावा कर चुके हैं, लेकिन उनके दावे फुस हैं और अब इस मुद्दे पर हंसी के पात्र वो बनते जा रहे हैं। यूरोपीय मंच पर भी ट्रंप का मजाक उड़ाना बहुत संकेत देता है, क्योंकि ट्रंप अपनी गंभीरता को खोते जा रहे हैं। लेकिन पुतिन ने कैसे तारीफ की, सुनवाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी एक विवेकशील और बुद्धिमान नेता हैं जो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हैं। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ नाकाम होंगे। भारत और चीन ऐसे देश हैं जो स्वाभिमानी हैं। भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं। भारतीय लोग देखेंगे कि उनका राजनीतिक नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। भारतीय लोग कभी भी किसी भी अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो कभी भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। और दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं बिहार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई है। किसी भी समय चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने आ गए। लेकिन ये क्यों आए हैं वो आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले पूरी तैयारी है चुनाव की। एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है। नीतीश कुमार पीएम मोदी की जोड़ी इस समय जीत के लिए मैदान में आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और खबर है। नीतीश कुमार महिलाओं को अपने पाले में लेना चाहते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपए दिए, लेकिन ये योजनाएं पहले से ही थी और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए गए हैं। लेकिन इधर तेजस्वी यादव की क्या तैयारी है, ये देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव जगह जगह जा रहे हैं और आज
एक गांव में पहुंचे जहां पर उन्होंने साग और रोटी खाई है। दिखाइए जरा। तो हम लोग खाते हैं हम लोग, लेकिन जो देहात में बनता है वो शहर में थोड़ी बनता है। देखा आप, तेजस्वी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन खेल कौन बिगाड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। पीके और पीके कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से मैदान में आए हैं और एनडीए और इंडिया अलायंस को चुनौती दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन इस बीच पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने आ गए। ये भोजपुरी सुपरस्टार हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपने देखा होगा संबंध अच्छा है, लेकिन इस बार खेसारी ने चुनौती दी। वो आपको आगे बताऊं उससे पहले बिहार के लोग हैं उनको बता दूं और देश के लोगों को भी जानकारी दे दूं कि किसी भी वक्त बिहार में चुनावों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार में मौजूद है। दिखाते हैं आपको। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग की टीम पटना में होगी। 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रही इलेक्शन कमीशन की टीम कल सियासी दलों से मिलेगी। परसों राज्य के आला अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली लौट जाएगी, जिसका मतलब है कि 5 तारीख के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। नीतीश ने आज लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। दरअसल नीतीश ने महिला वोटर को टारगेट पर रखा है। पिछले कई चुनावों से उन्हें महिलाओं के वोट मिले हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अपने बेटे निशांत को मैदान में उतारने के संकेत दे रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या चुनाव में एक और युवराज की एंट्री होगी? क्या अब तक परिवारवाद से दूरी बनाए रखने वाले नीतीश अपने बेटे को टिकट देंगे? सवाल मुश्किल है, लेकिन संकेत साफ हैं कि नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री हो सकती है। इस बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने सुपरस्टार पवन सिंह को धर्म संकट में डाल दिया है। तो उनकी भी भवे लड़ रही है, अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय है। देखा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे पवन सिंह और खेसारी लाल में पावर गेम शुरू हो गया है। बिहार चुनाव में पावर गेम शुरू हो चुका है दर्शकों। इस चुनाव में कई भोजपुरी स्टारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें एक तरफ है पवन सिंह और दूसरी तरफ खेसारी लाल। आमने सामने हो सकते हैं क्योंकि सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी एक्टर पवन की बीजेपी में धूमधाम से एंट्री भी हो गई है और पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आरा सीट से मैदान में आ सकते हैं। पिछली बार जब पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब खेसारी लाल उनके चुनाव में काराकाट पहुंचे थे दर्शकों, और खेसारी लाल ने काराकाट में धुआंधार प्रचार किया। लेकिन तब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, किसी सिंबल पर नहीं। अब बीजेपी ने उन्हें काराकाट से टिकट देने से इनकार किया तो निर्दलीय आए। अब खेसारी लाल ने पवन के सामने चुनौती पेश कर दी है। खेसारी लाल चाहते हैं कि पवन सिंह उनकी पत्नी का प्रचार करें, क्योंकि उनकी पत्नी चंदा देवी जो आप देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में आ सकती हैं। खबर है कि चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर मांझी से मैदान में होंगी। और मीडिया से बात करते हुए खेसारी ने कहा, अब ये तो पवन सिंह को देखना होगा कि क्या वो अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए आएंगे या नहीं। उन्हें देखना होगा कि भाई के लिए तो भाई आया था, भाभी के लिए क्या बड़े भाई यानी जेठ आएंगे या नहीं। सुनिए जरा खेसारी लाल ने कैसे पवन सिंह को लेकर बयान दिया है, सुनवाता हूं। ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे तो परिस्थिति में तो उनको भी देखना होगा कि उनकी भी भवे लड़ रही है, अगर लड़ेगी
तो उनको ही तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं तो उसका अपना विषय है। तो राजनीति से मैं दूर हूँ, अभी ऐसा विषय कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग को जरूर आगाज। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर आरजेडी और बीजेपी का तो देख लिया आप, लेकिन जेडीयू में नीतीश कुमार, उनके बेटे को लाने की मांग तेज हो गई है और आज नीतीश कुमार उसी को लेकर संकेत दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। आज जेडीयू की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, देख रहे हैं आप ये जमावड़ा लगा हुआ है, फुल फ्रेम दिखाइए। नीतीश के घर पर जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे और इसी बैठक के अंदर की खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब खबर यह है कि नीतीश के बेटे निशांत भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दिखाता हूं आपको हुआ क्या है चुनाव मैदान में। इधर आप देख रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, लेकिन एक और युवराज मैदान में आ सकते हैं। खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे मैदान में होंगे। इस बात के संकेत खुद नीतीश कुमार ने दिए। दरअसल पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जेडीयू की इस बैठक में प्रदेश के 400 कार्यकर्ता आए थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सबसे 1-to-1 मुलाकात की, चुनाव की तैयारी और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके सामने बड़ी मांग रख दी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश के बेटे से कहा कि आप इन्हें चुनाव मैदान में लाइए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर पार्टी में आपको जोश लाना है तो निशांत कुमार को पार्टी में लाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी आपकी तरह जज्बे के साथ राजनीति में उतरे। दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी धीरे धीरे मांग कर दी, कहा कि नालंदा में हम सब ने विचार किया है, हमने निशांत कुमार के नाम पर चर्चा भी की है। सबकी राय है कि निशांत कुमार चुनाव में उतरे। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें। जिसके बाद वहां बैठक का पूरा माहौल बदल गया। दर्शकों, खबर है कि नीतीश कुमार ने कहा है, ध्यान से सुनिए, इस पर हम विचार करेंगे। आप लोग अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, हम आपकी मांग पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सोचिए आप, अगर निशांत मैदान में आएंगे तो क्या जेडीयू और ज्यादा मजबूत होगी? सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर बिहार। तो निशांत जी एक व्यक्ति हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको राजनीतिक में आना चाहिए। वो अपना निर्णय वो अपने करेंगे, हम उनके निर्णय पर हम राजनीतिक में आएंगे कि नहीं आएंगे तो वो तो स्वतः अपने निर्णय लेंगे, निशांत जी निर्णय लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है कि वो उत्तराधिकारी कौन होंगे, कौन कब क्या करेंगे, तो इस बारे में तो मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को ये बताने की जरूरी नहीं, कभी भी ये आवश्यकता नहीं पड़ी मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी पार्टी में कब निर्णय क्या लेना है और कब निर्णय सरकार में लेना है वो लेते रहते हैं, करते रहते हैं। संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। बहुत लोग हैं, इच्छुक हैं लोग आने में। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा रहता है अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, दंगा फसाद कराना, यही उनका चाल है और यही चरित्र है। अब इधर दर्शकों मांग उठ रही है, लेकिन उधर जेडीयू के लिए बुरी खबर भी आई। देख रहे हैं आप, आरजेडी का दामन थाम लिया है और विधायक है नीतीश के साथ, आप फोटो देख रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी के साथ चले गए, यानी चुनाव के पहले ही दल बदल शुरू हो गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इधर पीके ने भी ऐलान कर दिया है दर्शकों कि 9 तारीख को वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर 9 तारीख को पहली लिस्ट आने वाली है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन इधर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। बीजेपी को पता है कि उनका कोर वोटर महिला है और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, और इसको लेकर कैसी तैयारी की जा रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। महिलाओं को लेकर बिहार चुनाव में अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही महिलाओं को साधा जा रहा है। नीतीश की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी है। राज्य सरकार ने आज एक और किस्त जारी कर दी है दर्शकों। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। ये राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भेजी गई है, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। आपको यह भी बता दूं मैं, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। अब किन्हें फायदा मिलेगा? बिहार की करीब 3.40 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इनमें से करीब 22% महिलाओं को फायदा मिलेगा। और महिला रोजगार योजना सभी धर्म और जातियों के लिए है। शर्त यह है कि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो।
परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। इसमें 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और महिला बिहार की निवासी हो और 12वीं के समकक्ष पढ़ाई की हो तो उसको लाभ मिलेगा। महिलाओं को यह आर्थिक मदद उन्हें बिजनेस करने के लिए मिलेगी और सरकार ने शुरुआत में 10,000 की मदद से शुरुआत की है। हो सकता है बिजनेस आप शुरू करेंगे, उसका विश्लेषण किया जाएगा, वो अच्छा है और आपका बिजनेस चल निकला तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। खास बात यह है कि बिजनेस फेल होने पर आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा वापस नहीं देना होगा। अब आज नीतीश कुमार ने क्या कहा है सुनवाता हूं आपको। खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। और दर्शकों, अब आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपके काम की खबर दिखा रहा हूं मैं, आपके बच्चों से जुड़ी हुई खबर दिखा रहा हूं मैं। कफ सिरप हर घर में होती है, लेकिन यह कफ सिरप मौत का कारण बन गई है। यह कफ सिरप कौन सी है दर्शकों, यह भी आज आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले तस्वीर दिखाऊं। छिंदवाड़ा में हालात खराब हैं, बच्चे कफ सिरप पी रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। यह संख्या 9 पहुंच गई है। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ गया है और लोग घबरा गए कि यह कौन सी कफ सिरप है। यह मैं आपको आगे बताऊंगा दर्शकों, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये वो कफ सिरप की बोतल है जिसे दिखाया जा रहा है और ये दवा जो जिंदगी देती है वो बच्चों की जान ले रही है। परिवार वाले भी परेशान हैं और जिनके बच्चे बीमार हो रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सीकर के बाद भरतपुर में भी एक बच्चे की जान चली गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा एकाएक कफ सिरप इतनी जानलेवा कैसे हो गई, इतनी जहरीली कैसे हो गई। जिस दवा से सेहत ठीक होती है वही दवा जान ले रही है। बच्चों की सांसें रुक रही हैं, माता पिता परेशान हैं। हर एक दिन किसी ना किसी बच्चे की जान जा रही है। सर्दी बुखार के गिरफ्त में बच्चे आते हैं, फिर पता चलता है किडनी फेल हो गई। लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। ये दवाई उसमें लिखी या नहीं लिखी, लेकिन हम लोग उससे वहाँ से लेके आए थे इसको। उसको खांसी हुई थी तब उसको दवाई दी थी, वो भी 5 ml दी थी। वो पानी पीने के बाद में फिर वो उठा ही नहीं। सुबह जब उसको उठाया तब वो उठा ही नहीं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मासूमों की मौत से लोग सदमे में हैं। जिम्मेदार बस जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सैंपल लिए गए हैं दवाइयों के, उनमें जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो हमने सिर्फ क्योंकि हम बचाव मोड में, हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चों की मौत हो, इसलिए इसे टेम्परेरी रूप से बैन किया हुआ है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है कि दवाइयां ठीक हैं तब तक हम इस दवाई की बिक्री नहीं होने देंगे। करीब 20 दिन से मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन मौत की सिरप के जिम्मेदार को ठोस खुराक के लिए जांच का इंतजार किया जा रहा है। पता नहीं कब तक और कितने बच्चे मौत के आगोश में जा चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक एक जानकारी इसकी देने वाला हूं। ये कफ सिरप कैसे काल बन रही है, आइए जरा सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। देश भर में बच्चों की सेहत को लेकर माता पिता टेंशन में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दवा ही बच्चों की जान ले रही है। ठीक करने वाली कफ सिरप बच्चों को बीमार कर रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है और बच्चों को नेक्स्टो डीएस और कोल्ड्रिफ कफ सिरप दी गई थी।
दवा के पीने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मौत हो गई। रिपोर्ट में सामने आया कि किडनी फेल हो गई है। दर्शकों सोचिए जरा, राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी एक बच्चे की मौत हुई है। नेक्स्ट्रो डीएस सुन लीजिए, और कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड ड्रिफ सिरप की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने का दावा है। बायोप्सी रिपोर्ट में टॉक्सिन मीडिएटेड इंजरी की बात भी सामने आई है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से ही किडनी पर असर पड़ा है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं आपको पता है? इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे आ गया इसमें? और कफ सिरप पर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की है और इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसलिए दर्शकों, इसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सुनिए जरा वहां के एसडीएम और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। ये जो 2 दवाइयां हैं, इनमें डीईजी नाम का कंटेमिनेंट हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों का जो अभी तक हम डायग्नोसिस, हमने क्या पानी, मच्छर, चूहे सब तरह की जांच करा ली है। इवन पानी के सैंपल सीएसआई या नीरी को भी भेजे गए हैं। तो अभी तक तो हमारे पास ऐसा कुछ एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक देखिए क्या है कि सैंपल लिए गए हैं दवाइयों के, उनमें जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमने सिर्फ, क्योंकि हम बचाव मोड में, हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चों की मौत हो, इसलिए इसे टेम्परेरी रूप से बैन किया हुआ है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है कि दवाइयां ठीक हैं, तब तक हम इस दवाई की बिक्री नहीं होने देंगे। 4 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ऐसा कोई कंटेमिनेशन है भी या नहीं। हमने मतलब कि जिला प्रशासन ने इसी आधार पर बैन किया है कि हो सकता है इसमें कोई कंटेमिनेशन हो, तो अभी इसकी बिक्री रोक दी जाए कुछ दिनों के लिए। प्रतिबंधित दवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बाहर किसी मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में बैठ के नहीं लिखते। डॉल्फिन जैसे क्यों बात करेंगे जब हमको मालूम ही नहीं है कि ये प्रतिबंधित है। अभी हमारे को कोई नोटिफिकेशन अभी आया है, उसके बाद में तो हमने एक भी दवाई नहीं लिखी है, ना आप मरीज देखे हमने। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में किडनी फेल होने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। परासिया ब्लॉक के जितने भी बच्चे बीमार हुए उन्हें पहले छिंदवाड़ा जिला अस्पताल, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर लाया गया। लेकिन यहाँ पर भी जब उनकी हालात में सुधार नहीं हुआ, इसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया, जहाँ पर की देखा मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि जांच तेज कर दी गई है और जबलपुर में ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई की गई है, क्योंकि दावा है कि औषधि विभाग की रेड है और यहीं से दवा छिंदवाड़ा गई थी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कांचीपुरम में दर्शकों, ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु, यहीं पर दवा कंपनी की जांच होगी, क्योंकि टीम यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि आज सवाल आपके बच्चों की जिंदगी का है। बच्चों की तबीयत खराब होने पर आप डॉक्टर से मिलें और 6 साल तक के बच्चों का आपको खास ख्याल रखना होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना दें। बच्चों को झोला छाप डॉक्टर से भी दूर रखें, उनसे ना मिलवाएं। अच्छे और विशेषज्ञ डॉक्टर से आप सलाह लें। दवा पर लेबल और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। साफ सफाई का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अपने बच्चों को पानी उबाल कर दें, बच्चों को ताज़ा खाना खिलाएं, ताज़ा फल दें और बाहर से आने के बाद हैंड वॉश करना जरूरी है। ये आप बच्चों से जरूर कहिएगा। डॉक्टर शैलेश शर्मा इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन यूजुअली जो है कफ सप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं कि मतलब ड्राई कफ है उसको रोकने के लिए। ये दिमाग में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आके ऐड करता है, जिससे आपकी ब्रीदिंग शैलो हो सकती है, आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है, बच्चा एक्टिविटी वाइज स्लो हो जाएगा। तो इस तरह के चांसेस होते हैं। अब दर्शकों, आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरनी है। उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सूत्र है। सूत्र आपको सुनना चाहिए। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। ऊहा पोहो अटकलें उलझने अवसादों का अवसान हो, बाधाएं कितनी पथ में चेहरे पर हो बस मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर। धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। ये निशांत जैन IAS अधिकारी हैं और उनकी कविता है। यह आप सभी को यही प्रेरणा देती है
कि आपको हर स्थिति में मुस्कुराना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है, हमें इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH